आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th को लेकर के बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और बहुत सारा सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग 9th का बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको जानने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो 9th क्लास का बेसिक है उसको ख़त्म करेंगे सबसे पहले, ताकि 10th मेरा आसान हो जाए। और इन बेसिक से कम 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है 10th बोर्ड में। आप पिछले 10 साल 12 साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, हर साल क्लास 9th के बेसिक से आता है कम से कम 5-6 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। सब कुछ आज क्लियर करने वाले हैं। और आज हम लोग जो इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन, इंट्रो पढ़ने वाले हैं हम लोग 7.1 का। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस को समझेंगे कि एक्स अक्ष होता क्या है। एक्स अक्ष माने ये क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। जो ये लेटी हुई रेखा है इसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। और जो ये खड़ी हुई रेखा है जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। यहाँ पे देखिए इसे लिखा गया है। ये क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। और ये वाली जो लाइन है जो खड़ी रेखा है ऐसे दिखाई दे रहा होगा, उसे हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। अब अगर ये दोनों एक्सिस अगर मिल गया, अगर ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष दोनों मिल गया तो फिर इसे हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। यहाँ पे बोर्ड पे बना के रखे हुए हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर वाला निगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाला निगेटिव वाई एक्सिस। और ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। ये जो जीरो है इसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। इंग्लिश में इसे बोला जाता है ओरिजिन। इंग्लिश में इसे बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है। इधर वाला जो ओ एक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओ एक्स होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 1 2 3 4 5 6। अब मूल बिंदु को यहाँ से हटा रहे हैं, दिखने में ये खराब हो जा रहा है। ये हुआ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस हुआ, इसे हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। इसे हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसे निगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसे निगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इधर में जितना भी नंबर आएगा सारा क्या आएगा, निगेटिव। 1 2 3 माइनस, यहाँ पे 1 2 3 4, इधर में -1 -2 -3 -4। अब समझिएगा, अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिला तो यहाँ पर इसके 4 टुकड़े हो गए। इस पहले वाले टुकड़े को हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इस दूसरे वाले टुकड़े को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ये जो तीसरा टुकड़ा दिखाई दे रहा है इसे हम लोग तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। और ये चौथा वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। इसे हम लोग बोल दिए प्रथम चतुर्थांश, इसे हम लोग बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। अच्छा, इसका एक और नाम है द्वितीय पाद। या तो चतुर्थांश बोले या पाद बोले, कोई इशू नहीं है। इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब तृतीय चतुर्थांश। और इसे बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश या फिर चतुर्थ पाद। ये 4 टुकड़ा में बटा हुआ है। ये 4 टुकड़ा में बटा हुआ है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। अभी सब कुछ बात करेंगे। तृतीय चतुर्थांश में दोनों निगेटिव होता है और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। क्या मतलब हुआ पॉजिटिव का और निगेटिव का, सबके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं, यहाँ पर एक्स कोमा वाई लिखा जाता है, ये ऑर्डर पेयर है। एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर। कभी ऐसा नहीं होगा कि y, x लिख दिए। मतलब सबसे पहले x अक्ष के कोऑर्डिनेट को लिखना है,
फिर वाई अक्ष के कोऑर्डिनेट को लिखना है। ऐसा नहीं होगा कि पहले वाई अक्ष के कोऑर्डिनेट को लिख दिए कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर है और ओरिजिन से ये कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष की दूरी देखेंगे, फिर वाई अक्ष की दूरी देखेंगे, और ये ऑर्डर पेयर हमेशा एक्स कॉमा वाई होगा, वाई कॉमा एक्स कभी भी नहीं होगा। याद रखिएगा इन चीज़ों को। अब सवाल आता है कि ये एक्स निर्देशांक होता क्या है और वाई निर्देशांक होता क्या है। एक्स अक्ष तो हमको समझ में आ गया था कि ये क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष है, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष है, और दोनों जिस बिंदु पे मिलता है उसे हम लोग मूल बिंदु बोल दिए। अब बात करते हैं कि एक्स निर्देशांक क्या होता है और वाई निर्देशांक क्या होता है। इस एक्स कॉमा वाई को हम लोग बोलते हैं एक्स निर्देशांक, और वाई को बोलते हैं हम लोग वाई निर्देशांक। होता क्या है अभी क्लियर करते हैं। एक्स निर्देशांक का मतलब होता है, एक्स निर्देशांक का मतलब होता है, पहले लिख देते हैं परिभाषा फिर समझाते हैं। वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स निर्देशांक कहलाया। जैसे x बराबर मान लीजिए यहाँ पे हम लिए 3 और y इक्वल टू लिए 2, तो x कोऑर्डिनेट मेरा 3 हुआ, x कोऑर्डिनेट मेरा क्या हुआ 3। तो y अक्ष से लंबवत दूरी, ये 3 इकाई हम x की ओर बढ़े, तो गौर करिएगा ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे ये 3 इकाई परपेंडिकुलर डाला गया है। मतलब x कोऑर्डिनेट यही हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक x कोऑर्डिनेट, जो कि y एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर है। y निर्देशांक क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर हम ये y इक्वल टू 2 लिखे हुए हैं तो y एक्सिस पे 2 इकाई बढ़ेंगे, 1 इकाई 2 इकाई, ये हो गया 2। अब इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग बोलेंगे x अक्ष से लंबवत दूरी, x अक्ष से लंबवत दूरी क्या मतलब हुआ, अगर हम y एक्सिस पे 2 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है, इस पे लंबवत दूरी हुआ 2 इकाई का। इसका मतलब हुआ y निर्देशांक क्या हुआ x अक्ष से लंबवत दूरी, और x निर्देशांक क्या हुआ y अक्ष से लंबवत दूरी। कभी भी ऑर्डर पेयर y कॉमा x होगा, ये हो नहीं सकता है, ये कभी भी नहीं होगा, हमेशा x कॉमा y ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। x पहले आएगा, x निर्देशांक पहले आएगा, y निर्देशांक बाद में आएगा। और यहाँ प्रथम चतुर्थांश में प्रथम पाद में हमेशा ये दोनों नंबर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में दोनों नंबर कैसे होते हैं पॉजिटिव। क्यों आया दोनों पॉजिटिव, x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश दोनों पॉजिटिव आ गया। अब क्वेश्चन कैसे आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया 4,3 किस चतुर्थांश में है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, दोनों पॉजिटिव प्रथम चतुर्थांश, दोनों पॉजिटिव प्रथम चतुर्थांश। अगर आपसे बोल दिया जाए -4,3 किस चतुर्थांश में है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट निगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो रहा है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। अगर बोल दिया गया कि -3 -4 किस चतुर्थांश में है, तो दोनों निगेटिव है, ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा। अगर बोल दिया जाए 5, -1 तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। क्यों, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट निगेटिव, तब हम लोग इसे चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अब सवाल आता है कि ये हमेशा x, y के फॉर्म में होगा, ऑर्डर्ड पेयर यही होगा, तो ये x कोऑर्डिनेट कहलाया, ये y कोऑर्डिनेट कहलाया। जैसे 3,2 अभी जो लिए थे 3,2 ये प्रथम चतुर्थांश में आया। ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ऑर्डर पेयर किस चतुर्थांश में होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर दोनों पॉजिटिव तो प्रथम चतुर्थांश, पहला पॉजिटिव पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो द्वितीय चतुर्थांश, दोनों निगेटिव तो तृतीय चतुर्थांश। अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट निगेटिव, तब हम लोग इसे बोलेंगे कि यह चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, अब इसी x कोऑर्डिनेट का एक स्पेशल नाम दिया गया है। इस x निर्देशांक का एक नाम दिया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं भुज, अबसीसा। और y निर्देशांक का एक नाम दिया गया है कोटि। कोटि किसे कहते हैं, y निर्देशांक को, y निर्देशांक को बोला जाता है कोटि, जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको अबसीसा बोलते हैं। अब क्वेश्चन इससे भी आता है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि
-3, -2। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि किस चतुर्थांश में है। -3, -2 किस चतुर्थांश में है। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि दोनों निगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। ये हुआ मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और ये हुआ मेरा वाई कोऑर्डिनेट, दोनों निगेटिव है। दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट। पहला जवाब तो ये आ गया कि थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश में है। अब सवाल आता है कि आपसे पूछेगा इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है। तो डायरेक्टली दिखा जा रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट मेरा भुज कहलाता है, तो भुज आ गया मेरा -3 और कोटि आ गया मेरा -2। जैसे एक और एग्जांपल छोटा सा, कहीं पे लिखा हुआ है -7, 8 या फिर -7, -8। चलिए ये ले लिए -7, -8। तो अब देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव, तृतीय चतुर्थांश। अब इसमें बोल दिया कि आप कोटि बताएं क्या होगा। वाई कोऑर्डिनेट को कोटि बोला जाता है, कोटि हो गया -8। एक और क्वेश्चन, कहीं पे लिखा हुआ है -5 या फिर +5, -4। अब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये तो हो गया कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब सवाल आता है इसमें भुज कौन हुआ। तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग भुज बोलते हैं, तो भुज हो गया 5 और कोटि हो गया -4। यहाँ तक समझ में आया। अब ट्विस्ट क्या आता है, बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ होती है, अगर सवाल में ये आ जाए कि 5, 0 किस चतुर्थांश में है, 5, 0 किस चतुर्थांश में है, तो बच्चों का जवाब आएगा कि दोनों तो पॉजिटिव है तो प्रथम चतुर्थांश में। और यहीं पे हो जाती है गलती, यहीं पर हो जाती है गलती। 5, 0 प्रथम चतुर्थांश में नहीं आएगा। अब हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष के निर्देशांक देखेंगे कि होता क्या है। यहाँ पे समझिएगा, अगर कहीं पे एक्स अक्ष लिखा हुआ है तो इसका निर्देशांक होता है x, 0। ये रेड पेन से हम अभी आपको दिखा रहे हैं और इसको बॉक्स में बता रहे हैं ताकि भूल ना पाएँ, क्योंकि ये बहुत कमाल का और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, स्टार लगा रहे हैं इसको। एक्स अक्ष का निर्देशांक हुआ x, 0 और y अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो होगा 0, y। क्या मतलब हुआ इसका, x अक्ष का निर्देशांक बोला जाए तो हमेशा x, 0 होगा। मतलब ये हुआ कि x अक्ष के निर्देशांक में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और y अक्ष के निर्देशांक में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। अभी एग्जांपल देंगे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 7, 0, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तो x अक्ष हो गया। तो ये किसका हुआ, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, नहीं नहीं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में आया, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आया। यह x अक्ष का है कोऑर्डिनेट। ये किसका है, x अक्ष का कोऑर्डिनेट है, x अक्ष का निर्देशांक है। क्यों है x अक्ष का निर्देशांक, क्योंकि x अक्ष के कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अगर कहीं पे लिखा जाए 0, 5, 0, 5, तो ये x, y, x कोऑर्डिनेट अगर 0 हो जाए तो वह y अक्ष का निर्देशांक होगा। x कोऑर्डिनेट अगर 0 आ जाए तो वह y अक्ष का निर्देशांक होगा। अगर x अक्ष का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 आ जाए तो वह x अक्ष का निर्देशांक होगा। बात साफ साफ है। अगर x अक्ष का कोऑर्डिनेट बोला जाए तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाए तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मतलब x, 0, x अक्ष का कोऑर्डिनेट हो गया, 0, y अक्ष का कोऑर्डिनेट हो गया। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आया होगा। अब सवाल आता है कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये मूल बिंदु है जहाँ पे दोनों x एक्सिस और y एक्सिस मिल रही है। जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मिल रही है, इस कटान बिंदु को हम बोल दिए मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। यहीं पे लिखेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0, 0 होता है। x अक्ष का निर्देशांक x, 0, y अक्ष का निर्देशांक 0, y। y अक्ष के निर्देशांक का मतलब x कोऑर्डिनेट का 0 होना, x अक्ष के निर्देशांक का मतलब y कोऑर्डिनेट का 0 होना। ये है क्लास 9th का महत्वपूर्ण बेसिक चीज़। इसके बिना आप 10th का निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ पाइएगा। और ये जो अभी बोर्ड पे जितना चीज़ लिखा गया है,
ये अगर आपको समझ में आ गया है तो जाके 10th बोर्ड का पेपर उठा लीजिए आप, और कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ से अभी आप क्लियर कर सकते हैं 10th बोर्ड का। नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लास 10th में आ चुके हैं और क्लास 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। सवाल ये है कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। ये फॉर्मूला रट लेना और कॉन्सेप्ट को समझना दोनों में फ़र्क है। तो आज हम लोग सबसे पहले इस दूरी सूत्र को समझेंगे कि किस चीज़ का दूरी सूत्र निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक के पॉइंट का दूरी सूत्र निकाल रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर बोला जाए आपको कि 3,2 प्लॉट करिए, 3,2, 3,2 का मतलब क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ। अब एक्स अक्ष से ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 यूनिट हो गया और 2 यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे और ये पॉइंट क्या हुआ 3,2, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम मान लिए P और एक और पॉइंट दे रहे हैं -2,2, -2,2, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, -2,2 मान लीजिए यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट हो गया मेरा Q। अब अभी तक तो हम लोग सिर्फ 9th क्लास में प्लॉट करना सीखे हैं कोऑर्डिनेट को। अब बोला गया है कि इन दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी क्या होगी। ये चीज़ मेरा टॉपिक है कि P और Q जो कोऑर्डिनेट बना, P का कोऑर्डिनेट 3,2 और Q का कोऑर्डिनेट -2,2, इन दोनों की बीच की दूरी को हमको फाइंड करना है और यही मेरा टॉपिक है दूरी सूत्र। किसका दूरी सूत्र? दो कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस का को हम लोग बोलते हैं दूरी, और इसी दूरी को हम लोग निकालना है। इसका फॉर्मूला भी है जो बहुत आसान है और इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए अभी इसके प्रूफ को हम स्किप कर रहे हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला पे आ रहे हैं कि होता क्या है फॉर्मूला। तो इसके दूरी सूत्र के लिए फॉर्मूला है, जैसे इस लेंथ के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर PQ लेंथ के लिए बात कर रहे हैं तो PQ के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस ये दूरी सूत्र है और इससे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इतना सिंपल है दूरी सूत्र। अब सवाल आता है क्या होता है x2, क्या होता है x1, क्या होता है y2, क्या होता है y1। तो यहाँ पे गौर करिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं x1, इसको बोल देंगे y1 और इसके कोऑर्डिनेट को बोल देंगे x2 और इसके कोऑर्डिनेट को बोल देंगे y2। अब बस फॉर्मूला में रख देंगे, वैल्यू हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर हुआ है। स्क्वायर हुआ है तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला को, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बट आप एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में रखिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला। कोई भी एक फॉर्मूला आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, दोनों बिल्कुल सत्य है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हमें बनाना है कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालें, तो बस कुछ भी नहीं करना है, आप लगाइए फॉर्मूला, PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो √अंडर, अगर ये x1 y1 लिए हैं तो अभी हम लोग डिस्टेंस किसका निकालेंगे, PQ का या QP का, कोई भी लिखिए फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग QP लिख दिए क्योंकि इसको x1 y1 बोले हैं, इसको x2 y2 बोले हैं। अब QP के डिस्टेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, x2 - x1, तो 3 -(-2) का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 2 - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो √अंडर 3 + 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 2 - 2 क्या हो गया, 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ से आ गया 5 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 बाहर निकला क्या +-5। तो QP का डिस्टेंस कितना हो गया +-5 यूनिट। यूनिट लिखना मिस मत करिएगा क्योंकि दूरी एक लेंथ होता है और लेंथ का यूनिट तो मीटर सेंटीमीटर होता है। चूंकि ये कोऑर्डिनेट में बात हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे यूनिट लिखेंगे। अब सवाल आता है कि आप रूट से बाहर निकला तो प्लस और -5 दोनों होगा, बट डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ से हम लोग निगेटिव नंबर को स्किप करेंगे और +5 यूनिट लिखेंगे।
इतना सिंपल है डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला का जो एप्लीकेशन है एनसीईआरटी में दिया हुआ, उससे पहले आज हम लोग दो टॉपिक और पढ़ने वाले हैं छोटा छोटा। कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, इन दोनों पॉइंट को समझेंगे। पहले इसे आप नोट करें। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का एक और एप्लीकेशन देखने वाले हैं। एप्लीकेशन बोले या सूत्र बोले, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट P था या ये पॉइंट Q था और ये पॉइंट P था, इसके बीच का दूरी सूत्र निकालना तो हम लोग सीख गए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और PQ के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए। लेकिन अगर कोई पॉइंट, समझिएगा अच्छे से, अगर कोई पॉइंट जैसे मान लीजिए 3,3 दे दिया, 3,3 यहाँ से यहाँ आया और ये पॉइंट हो गया 3,3, जो कि ये ए पॉइंट हुआ मान लिए। तो अब इसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा, मूल बिंदु से क्या डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ लिया, OA डिस्टेंस पूछ लिया। मतलब मूल बिंदु से अगर दूरी पूछ ले, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √x² + y²। क्या मतलब हुआ इसका, कैसे आया ये फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है, इसी फॉर्मूला से आया है। अच्छे से सुनिएगा तो समझ में आएगा। ये मेरे लिए x कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरे लिए y कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लोग अगर दूरी सूत्र लगाएंगे, तो क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 0 घटेगा तो फिर से तो 3 का स्क्वायर ही हो जाएगा, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो फिर से 3 का स्क्वायर आ गया। मतलब क्या हुआ, मूल बिंदु से दूरी के लिए अब इतना x2 - x1 का होल स्क्वायर न कर करके, y2 - y1 का होल स्क्वायर न करके, हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, x² + y²। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु से यहाँ से जब माइनस करेंगे तो फिर से तो यही नंबर आने वाला है। बात समझ में आ रहा है, अगर 3 - 0 फिर से हमको 3 ही मिल गया, और 3 - 0 फिर से हमको 3 ही मिल गया, तो डायरेक्टली हम लोग मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र हो जाता है। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र हो गया √x² + y²। इतना सिंपल है। अब बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक पर जो कि बहुत काम का है, जिसे बोला जाता है संरेखी बिंदु और असंरेखी बिंदु किसे कहते हैं। संरेखी बिंदु और असंरेखी बिंदु, समझिएगा बात को। संरेखी बिंदु, और एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ने वाले हम लोग, असंरेखी बिंदु। असंरेखी बिंदु, इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट और इसे बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। संरेखी बिंदु का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन में हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन में हो तो इसे संरेखी बिंदु कहते हैं। अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक लाइन पर नहीं हो, जैसे देखिए ये एक लाइन पे है, हो रहा है क्या, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन पे है तो इसे संरेखी बिंदु बोलेंगे। 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक लाइन पर नहीं है तो उसे हम लोग असंरेखी बिंदु बोलते हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अगर ये संरेखी बिंदु है तो क्वेश्चन आएगा कि आप इसको प्रमाणित करिए या बताइए कि ये 3 पॉइंट A, B और C संरेखी बिंदु हैं, जो कि कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया होगा। ऐसा नहीं कि 3 बिंदु दे दिया और बताया कि बताइए कि ये संरेखी है कि नहीं, जो लाइन खींचे और बता दिए, ऐसा तो होगा नहीं कुछ। 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप बताइए कि ये संरेखी बिंदु है या नहीं है। तो संरेखी बिंदु बोले किसे, 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन में है, एक ही सीध में है, तो उसे हम संरेखी बिंदु बोल दिए। लेकिन मैथमेटिकल टूल क्या होगा पता करने का, तो बहुत सिंपल है। ये जो 3 कोऑर्डिनेट मिला है आपको, इन तीनों को आप जोड़ेंगे, AB + BC = AC। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो पा रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि ये संरेखी बिंदु है। समझिएगा बात को। हम लोग सबसे पहले AB के बीच का दूरी सूत्र से दूरी निकालेंगे, फिर BC का दूरी निकालेंगे और फिर AC का दूरी निकालेंगे, A से C के बीच का दूरी निकालेंगे। अगर इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी का सम अगर यहाँ से A और C के बीच की दूरी के बराबर आ गया
तो संरेखी बिंदु कहलाएगा, अदरवाइज ये संरेखी बिंदु नहीं कहलाएगा। यहां पर क्या होगा, अगर संरेखी बिंदु नहीं है, जो संरेखी नहीं हो क्या होगा, असंरेखी होगा। मतलब क्या हुआ, अगर ये 3 पॉइंट है, तीनों अगर एक सीध में नहीं है तो इसे असंरेखी बोल दिए। लेकिन मैथमेटिकल टूल तो कुछ होना चाहिए पता करने के लिए, उसके लिए ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। तो कहीं भी अगर ए बी के बीच की दूरी फिर बी सी के बीच की दूरी का सम अगर ग्रेटर देन हो रहा है तीसरे साइड के ए सी के, तो हम इसे बोलेंगे कि यह असंरेखी बिंदु है। ए बी प्लस बी सी का सम अगर बड़ा हो रहा है ए सी के सम से, ए सी के बीच के दूरी से, तो हम उसे बोलेंगे कि ये असंरेखी बिंदु है। ठीक है। अब एक बहुत ही कमाल का नोट याद रखिएगा आप लोग, असंरेखी बिंदु से हमेशा एक त्रिभुज का निर्माण होता है। असंरेखी बिंदु से हमेशा एक त्रिभुज का निर्माण होता है। जैसे ये और ये 3 पॉइंट है। अब 2 पॉइंट तो हमेशा संरेखी होगा, 2 पॉइंट तो हमेशा संरेखी होगा, लेकिन 3 पॉइंट को संरेखी होने के लिए एक लाइन में होना पड़ेगा। अगर 3 अलग अलग बिंदु है तो ये संरेखी नहीं होगा, एक लाइन पे नहीं होगा। और जो बिंदु एक लाइन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु नहीं हो उसे हम लोग असंरेखी बोल दिए। और जो बिंदु असंरेखी होगा वो हमेशा एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। इस चीज को हम नोट करके लिखने वाले हैं कि असंरेखी बिंदु हमेशा एक त्रिभुज बनाता है, एक त्रिभुज बनाता है। क्या लिखवा दिए, असंरेखी बिंदु हमेशा एक त्रिभुज फॉर्म करता है। अब असंरेखी बिंदु को पहचानने के लिए कंडीशन क्या है, तो ये बात याद रखिएगा। अगर 3 पॉइंट है जो कि कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है ए बी और सी, बोला गया है कि आप पता करिए कि ये असंरेखी है या संरेखी है, तो कुछ नहीं करना, ए बी के बीच का दूरी निकालें, फिर बी सी के बीच का दूरी निकालें और फिर ए सी के बीच का दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ गया तो यह संरेखी होगा। अगर ए बी प्लस बी सी का मान ग्रेटर देन ए सी आ गया तो यह असंरेखी होगा, यह असंरेखी होगा। और असंरेखी बिंदु हमेशा एक त्रिभुज बनाता है। असंरेखी बिंदु हमेशा एक त्रिभुज का निर्माण करता है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो अब हम लोग अगले पार्ट में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एग्जाम्पल है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अच्छे से इन सब फॉर्मूला को, इन सब कॉन्सेप्ट को रीड करके आइएगा, फिर आगे कहानी को बढ़ाया जाएगा। थैंक यू।